हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है। अर्थ में डिफरेंट जो क्रस्ट, मैंटल और कोर, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उसमें पदार्थ का घनत्व कैसा होता है। तो ये सारा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। नाउ कम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो लैंड फॉर्म्स हैं, whatever or the लैंड फॉर्म्स, जो लैंड फॉर्म्स हैं, आपको पता है मैंने जब सिलेबस वाला क्लास डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि जो अंतर्जात बल हैं, जो पृथ्वी के इंटीरियर से आने वाला है, जब हम लोगों ने इंटीरियर को समझ लिया तो अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी का जो इंटीरियर है, पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है, वहां से कौन से फोर्सेस, कौन से बल कार्य करते हैं, और वो जो फोर्सेस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और उन फोर्सेस के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म, कौन कौन से स्थलाकृतियां पृथ्वी के सरफेस पर बनती हैं। राइट। तो लैंडफॉर्म्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लैंडफॉर्म्स के बारे में, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं स्थल स्वरूप, स्थल स्वरूप या स्थलाकृति। लैंडफॉर्म को हिंदी में स्थल स्वरूप या स्थलाकृति बोलते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस मतलब कि ये कैसे बल हैं जो कि अंदर से आ रहे हैं। अंतरजात बल हैं। ये कैसे बल हैं? अंतरजात बल मतलब जो पृथ्वी के अंदर से आ रहे हैं। राइट। तो ये अभी पार्ट 1 होगा। आज की क्लास में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, देन पार्ट 2 पे आएंगे। तो सबसे पहला इसमें, इस चैप्टर में, इस क्लास में हम जो जो बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे उनमें से सबसे पहला जो सवाल है वो है कि अंतर्जात बल क्या हैं। ठीक है, अंतर्जात बल कौन से बल हैं? वो सारे बल जो कि पृथ्वी के अंदर से आ रहे हैं। राइट। जो पृथ्वी के अंदर से आ रहे हैं वो अंतर्जात बल हैं, और वो कितने प्रकार के होते हैं अभी हम ये भी देखेंगे आगे की स्लाइड में। अंतर्जात बलों से निर्मित महाद्वीपीय स्थलाकृतियां, मतलब महाद्वीप के सतह पर, जो अपने महाद्वीप हैं उनकी सतह पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स अंतर्जात बलों की वजह से बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं? पर्वत, मतलब जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, अंतर्जात बलों की वजह से बनने वाले जो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं वो हैं पर्वत, पठार और मैदान। मतलब मैं बहुत सरल करके आपको बता रहा हूं, और जितना सरल करके, जितना सिंप्लीफाइड मैनर में आप इसको पढ़ेंगे उतना आपको, चूंकि ये बहुत ही ऐसे अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, ये बहुत ही टेक्निकल हो जाता है। राइट। जबकि इतना कुछ टेक्निकल है नहीं। अंतर्जात मतलब कि पृथ्वी के अंदर से आने वाला जो भी बल है वो अंतर्जात बल है, और उसके कारण ही तो पर्वत बनेंगे। अब पर्वत पृथ्वी के अंदर की शक्तियां ही हैं जो किसी पर्वत का निर्माण कर सकती हैं, और तो कोई इस पृथ्वी में दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो कि इतने बड़े, इतने विशाल हिमालय जैसे, एंडीज जैसे पर्वत बना सके। तो पृथ्वी के अंदर की ही शक्ति बना सकती है। ठीक है। तो एक तो पर्वत हो गया, फिर पर्वतों के प्रकार हैं। खंड पर्वत हो गया, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, गुंबद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ये भी प्रश्न आ सकता है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को, इस क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वो बनते कैसे हैं? अंतर्जात बलों के कारण। कौन कौन से पर्वत हैं? खंड पर्वत, वलित, अवशिष्ट, गुंबद और ज्वालामुखी पर्वत। पठार कितने प्रकार के होते हैं? अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, पर्वत पदीय पठार, लावा पठार। मैदान, संरचनात्मक मैदान, और भी प्रकार के मैदान होते हैं, लेकिन अंतर्जात बलों से बनने वाले जो मैदान हैं उनको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक मैदान। अभी हम लोग अंतर्जात बलों को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उनसे बनने वाली स्थलाकृतियों पर ही फोकस करेंगे। राइट। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अंतर्जात बल होते क्या हैं। ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं। होते क्या है कि पृथ्वी के जो अंदर से जो भी बल आ रहे हैं वो क्या होंगे? अंतर्जात बल। और पृथ्वी के अंदर की जो पदार्थ की स्थिति है, जो पृथ्वी के अंदर की शक्तियां हैं, पृथ्वी के अंदर की जो हीट है, जो अभी भी पृथ्वी पूरी तरह से ठंडा
तो नहीं हो गया है, पृथ्वी अभी भी अंदर से गर्म है। अगर कोई भी ग्रह पूरी तरीके से ठंडा हो गया, मतलब उसका अगर कोर ठंडा हो गया, तो आप समझ लीजिए कि दैट प्लैनेट हैज बिकम डेड, है ना, वो टेक्निकली वो प्लैनेट डेड हो जाएगा और लाखों वर्षों बाद हो सकता है कि वहां जीवन की संभावना भी समाप्त हो जाए। मतलब कि किसी भी ग्रह में जीवन की संभावना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके कोर का एक्टिव होना और उसका अंदर से गर्म होना, ठीक है। और जो अपनी पृथ्वी, अपना जो ग्रह है, वो अंदर से आपको पता है कोर उसका कैसा है, गर्म है बहुत ज्यादा, वहां पे 5000-6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। तो वहां से जो हीट बाहर की ओर आ रही है, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का कोर है, राइट। तो जो हीट बाहर की ओर आ रही है, ये जो हीट बाहर की ओर आ रही है अंदर से बाहर की ओर, धीरे धीरे करके, पहले पूरी की पूरी पृथ्वी गर्म आग का गोला थी, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि बाहर की परतें, जो अंदर की हीट है वो बाहर आती गई और बाहर की परतें धीरे धीरे करके ठंडी होती गई, जिससे बाहर एक क्रस्ट नामक परत बनी, ठीक है। उसके नीचे आपको पता है ये पूरी जो परत है, ये वाली जो पूरी परत है, ये वाली परत है, ये मेंटल है, ठीक है। और आप इस वाली परत को कोर बोलते हैं, राइट। तो जो पृथ्वी की सबसे बाहर की परत है ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है, इसीलिए कैसी है ये कैसी है, ठोस। ये वाली जो परत है, जो बीच वाली है मेंटल वाली, ये कैसी है, सेमी लिक्विड, है ना। ये ना पूरी तरह से ठोस है ना पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है। जो अंदर वाली परत है, आपको पता है कि जो इसका बाहरी हिस्सा है वो कैसा है, लिक्विड, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से जो आउटर कोर है वो कैसा है, वो है लिक्विड। और जो इनर कोर है वो कैसा है, वो पूरी तरह से सॉलिड है, जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इनर कोर है वो कैसा है, सॉलिड है। क्यों है ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला जो क्लास था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये जो, उस क्लास को देखिए जाके, अगर आपको ये इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप उस वीडियो को, उस क्लास को जाके चैनल पे देखिए कि ये जो इनर कोर है ये किस कारण से इतना हाई टेम्परेचर के बावजूद ये किस कारण से ठोस अवस्था में है, ठीक है। बाहर का ठोस होना तो समझ में आता है क्योंकि वो ठंडा हो चुका है, लेकिन इनर कोर जो कि एकदम जहां पर सबसे ज्यादा हीट है, जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है वो भी ठोस है, वो क्यों है, राइट। तो इसका जवाब पाने के लिए आप उस वीडियो को जाके डिटेल से देखिए, राइट। अंतर्जात बल, जो अंदर से हीट बाहर को आ रही है उसके कारण यहां पर सरफेस में फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स, बल लग रहा है। अब ये जो बल, जो कि अंदर से बाहर की ओर जो हीट आ रही है उसके कारण ही ये बल लग रहा है। मतलब बल के लिए तो चाहिए ना कोई फोर्स के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई स्रोत चाहिए ऊर्जा का। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, वही जो अंदर से बाहर की ओर जो आ रही है हीट, ठीक है। ये जो हीट आ रही है यही ऊर्जा का स्रोत है, इसी के कारण ये बल लग रहा है यहां पर। और इस बल के कारण, ये बल दो प्रकार का है, एक तो ये काफी स्लो है, या तो ये स्लो तरीके से काम करता है जिसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक, मंद गति से, या ये तीव्र गति से कार्य करता है जिसको बोलते हैं आकस्मिक या सडन। जो स्लो मूविंग फोर्सेज हैं उनके कारण पटल विरूपक संचलन होते हैं जिसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। अगर कहीं पर कोई बल कार्य कर रहा है तो आपको पता है कि उसकी वजह से क्या होगा, गति होगी, मूवमेंट होगा, संचलन होगा। तो जो स्लो फोर्सेज हैं वो पटल विरूपक वैसे बड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है। पटल विरूपक का मतलब है कि जो भूपटल है, जो अर्थ का क्रस्ट है, सरफेस है, उसका विरूपण हो जाए। मतलब जैसा वो है वो वैसा ना रह करके किसी दूसरे रूप में आ जाए, मतलब वो विरूपण हो जाए, उसका दूसरे रूप में आ जाए। और ये फोर्सेस की डायस्ट्रोफिक जो मूवमेंट है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं, इनकी खासियत क्या है कि ये स्लो मूविंग होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, ठीक है। जबकि जो आकस्मिक संचलन है, जो सडन मूवमेंट है, वो कैसे होते हैं, बड़े तीव्र होते हैं। कैसे होते हैं, ये फास्ट होते हैं। तो अगर कोई डायस्ट्रोफिक फोर्स है तो वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो विवर्तनिक होगा और या फिर वो
समस्थैतिक होगा। ठीक है, मतलब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जो स्लो फोर्सेस हैं, या तो वो टेक्टोनिक होगा या फिर आइसोस्टैटिक होगा। टेक्टोनिक, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स वर्ड खूब सुना होगा, है ना। आपने विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में सुना होगा। तो वहां पर जो प्लेटें, जो अभी आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स जो कवर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स में टेक्टोनिक का मतलब क्या है, प्लेट का मतलब क्या है। ठीक है, यहां पर आप इतना केवल समझ लीजिए कि वो सारे मूवमेंट जो अर्थ के सरफेस में स्लो तरीके से काम कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे, उनको क्या बोलते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं। दे आर एक्चुअली दे आर डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स, डिस्टर्बिंग। ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं कैसे हैं, डिस्टर्बिंग है। ये अर्थ का सरफेस, अगर अर्थ का ये सरफेस है और यहां पर एक फोर्स काम करके इसको इस तरीके से एक माउंटेन में इसने कन्वर्ट कर दिया, इस फोर्स ने, राइट, ये बन गया एक माउंटेन, ऐसे करके माउंटेन बन गया, जो कि पहले सरफेस था, फोर्स लगा यहां पर, तो धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं क्योंकि ये स्लो है, धीरे धीरे करके क्या बन गया, ये एक पर्वत बन गया। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज है। ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट है, इसने अर्थ के सरफेस को, जो कि प्लेन था, उसको इसने डिस्टर्ब करके क्या बना दिया, एक पर्वत में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टर्ब, जो अर्थ के सरफेस को डिस्टर्ब करता है, जो फोर्स को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक। और ये कैसा होता है, स्लो होता है, इसीलिए इसको हम किस में कवर कर रहे हैं, डायस्ट्रोफिक में। ठीक है, समस्थैतिक फोर्सेस फिर क्या होते हैं। अभी जैसे ये पर्वत बन गया, अब ये पर्वत अचानक से एक जगह, अर्थ के सरफेस पे अचानक से एक जगह बहुत बड़ा मास इकट्ठा हो गया, तो अभी आगे के चैप्टर्स में हम समझेंगे कि स्थितियां किस प्रकार की होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स में इसको हम ज्यादा डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअली ये जो पर्वत है, जैसे ही एक जगह इतना ऊंचा मास जब खड़ा हो जाता है, तो अर्थ के उस हिस्से पे वो प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालने के बाद वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को संतुलित करता है अंदर जाके, मतलब उसकी कोई ना कोई रूट बन जाती है, उसकी जड़ बन जाती है, राइट। जितना ऊंचा है उतना ही लगभग उसी के अनुपात में एक नीचे उसकी जड़ होती है। तो अब ये जो संतुलन की प्रक्रिया है, मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से एक पर्वत तो बन गया, राइट, लेकिन अब वो पर्वत बनने के बाद अपने आप को सरफेस में कैसे बैलेंस कर रहा है, कैसे संतुलित कर रहा है, वो जो संतुलन की वो जो प्रक्रिया है, वो जो मूवमेंट है, वो कैसा मूवमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्टैटिक, समस्थैतिक। इसीलिए इसका क्या मतलब है, इसीलिए क्या शब्द है, समस्थैतिक, मतलब वो समस्थिति में, मतलब एक संतुलन की स्थिति में आना चाहता है।